अगर सी सेक्शन हो जाए तो रिकवरी कैसी होती है? बेबी के बाद मदर की लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं? प्रेगनेंसी के 9 महीने और लेबर की तैयारी में हम बहुत बात करते हैं, पर जब सी सेक्शन हो जाता है और बेबी फाइनली दुनिया में आता है, उसके बाद मदर्स की लाइफ में जो फिजिकल, इमोशनल और मेंटल चैलेंजेस होते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में सी सेक्शन की रियलिटी, रिकवरी और मदर्स की लाइफ में आने वाले चेंजेस के बारे में। मैम, सी सेक्शन को लेकर इतना फियर क्यों होता है? सी सेक्शन एक बहुत ही मेजर सर्जरी है। नॉर्मल डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशंस और सिजेरियन के कॉम्प्लिकेशंस में बहुत फर्क है। सिजेरियन में एब्डोमेन ओपन हो रहा है, यूट्रस ओपन हो रहा है, सारे लेयर्स स्टिच्ड हो रहे हैं, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस, इसका हीलिंग टाइम, सभी चीज़ें ज़्यादा है, इसलिए इट इज़ अ वेरी मेजर सर्जरी। मैम, क्या मोस्ट सी सेक्शन प्लान्ड होते हैं या टाइम पे उनको प्लान किया जाता है कि अपने को सी सेक्शन करना है? सिजेरियंस दो तरह के होते हैं। एक तो जो प्लान्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्टिव सिजेरियन, मतलब जहाँ शुरू से ही पता रहता है कि इस केस में हमको सीजर ही करना है। ये वैसे केसेस होते हैं जैसे प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा पूरा ही नीचे है। सेकेंडली, अगर पहले 2 सीजर हो चुका है, वहाँ नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल ही नहीं रहते हैं। थर्ड, अगर मदर का पेल्विस बहुत ही छोटा है, मदर एकदम शॉर्ट हाइट की है, बेबी का साइज बड़ा है और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस बोलते हैं, वहाँ उस केस में इलेक्टिव सिजेरियन बहुत ज़रूरी है। पर कुछ केसेस में जहाँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट इज गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ लेबर, पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि जिसके कारण हमको सिजेरियन लेना पड़ता है, एंड दैट इज एन इमरजेंसी सिजेरियन। मैम, पेशेंट को कब लगता है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, पर डॉक्टर को कब लगता है कि सी सेक्शन होगा, मतलब ज्यादा सेफर ऑप्शन होगा इसका? हर पेशेंट को लगता है डिलीवरी नॉर्मल ही होना चाहिए, ये हर पेशेंट का एक्सपेक्टेशन होता है, पर डॉक्टर्स को भी ये इंटरनली एक फीलिंग हमेशा होती है कि अगर नॉर्मल हो जाए तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। पर कभी चीज़ें विद टाइम चेंज हो जाता है। जैसे शुरू में बेबी एवरेज वेट है, लास्ट में बेबी का वेट बहुत ज़्यादा वेट से प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी वो बेबी का इवन सिर निकल गया, शोल्डर फंस जाता है, शोल्डर डिस्टोर्शिया, वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है और इस केस में बहुत इंजुरीज होने का डर रहता है, इसलिए ओवरवेट बेबीज का नॉर्मल कराना एक रिस्क वाला काम हो जाता है। सेकेंडली, कुछ और चीज़ें चेंज हो सकते हैं, जैसे बेबी का पोजीशन ही उल्टा हो गया, ब्रीच हो गया या ट्रांसवर्स हो गया, आड़ा हो गया बच्चा, तो उस केस में भी हम नॉर्मल नहीं करा पाते हैं, पर मदर का एक्सपेक्टेशन रहता है कि नॉर्मल हो जाए। मैम, जैसे अभी आपने बोला कि बेबी ओवरवेट हो जाता है तो सी सेक्शन की तरफ जाते हैं, तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें? नॉर्मल आपने देखा होगा कि मदर ने कंसीव किया तो उनको बोला कि बस नहीं, हेल्दी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, पर बेबी पे तो असर पड़ रहा है ना, वो हेल्दी हो रहा है, ज़्यादा ओवरवेट हो रहा है, उससे दिक्कत मदर को हो रही है, तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें? नहीं, अगर आप न्यूट्रिशन को दिमाग में रख के खा रहे हैं तो आपका एवरेज वेट गेन होगा और आप अननेसेसरी कैलोरीज ऐड नहीं कर रहे हैं, जिससे कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा शुगर या मिठाइयाँ या बहुत ऑयली या बहुत ज़्यादा घी, ये सब चीज़ें अगर अननेसेसरी वेट गेन कर रहे हैं, कैलोरी ऐड कर रहे हैं और उसके कारण बेबी ओवरवेट हो रहा है, तो वो आपकी गलती है। आपको प्रॉपर वे में प्रोटीन इंटेक, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, पर बहुत ज़्यादा कार्ब्स भी कंज्यूम करना, ऑयली चीज़ें, शुगर्स, इससे ओवरवेट हो जाता है बेबी। दूसरा, अगर डायबिटिक मदर है तो डायबिटिक मदर्स के अगर ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है
तो उनके बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, मैक्रोसोमिया बोला जाता है, तो वो भी गलत है। तो इसलिए पर कुछ मदर्स में हमने देखा है कि उन जनरली उनके बेबीज बहुत बड़े होते हैं, और कुछ ऐसे भी मदर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली बच्चे छोटे होते हैं, तो वो एक जेनेटिक फैक्टर हो गया, टेंडेंसी होती है। तो हर चीज तो माँ के कंट्रोल में नहीं होता है, पर अगर आप वाइजली अपना डाइट चॉइस करें जिसमें न्यूट्रिशन पार्ट पे मोस्टली ध्यान रखा जाए रादर देन कैलोरीज, तो बेबी वेट एक प्रॉपर वे में होगा। क्या सी सेक्शन का डिसीजन मिनट्स में लेना पड़ता है? हाँ, उसको इमरजेंसी सिजेरियन बोलते हैं, और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाला सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है। उसमें जैसे अगर बेबी ने मोशन कर दिया, मेकोनियम पास कर दिया यूट्रस के अंदर, और वो रिस्क ये रहता है कि बेबी अगर उसको एस्पिरेट कर लिया, उसके लंग्स में पहुंच गया, तो वो एक बेबी के लिए बहुत सीरियस कंडीशन हो जाता है, और NICU में बच्चे को मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो स्थिति में भी एकदम इमीडिएटली सीजर की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ड्यूरिंग लेबर बेबी का हार्ट बीट अगर बहुत लो हो जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्रैडिकार्डिया, 140-150 नॉर्मल हार्ट बीट रहना चाहिए, अगर वो 50-60 हो गया है, 100 के नीचे आ रहा है और नीचे जाता जा रहा है, और कभी कभी ऐसा हो रहा है जैसे लॉन्ग गैप्स हो रहे हैं, हार्ट बीट आया फिर लॉन्ग गैप आया फिर थोड़ा आया, तो दैट इज़ वेरी अलार्मिंग, बहुत डरावना होता है वो चीज़। सेकेंडली, एक और सिचुएशन जिसमें कि हार्ट बीट बहुत हाई है, 180, 200 के ऊपर, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन दैट द बेबी इज नॉट डूइंग वेल। तो ऐसे केस में भी इमीडिएटली अपने को बेबी को आउट करना पड़ता है, अदरवाइज उसको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। कॉर्ड प्रोलैप्स एक और कंडीशन है जिसमें बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, मेम्ब्रेन रप्चर होता है, जो लाइकर है वो निकला और एकदम से कॉर्ड बाहर आया, तो वो एक खतरनाक इमरजेंसी होता है, क्योंकि अगर इमीडिएटली डिलीवर नहीं किया गया तो बेबी का हार्ट बीट भी बंद हो सकता है। मैम, जब किसी मदर को बोला जाता है कि आपका सी सेक्शन करना पड़ेगा, तो सबसे कॉमन रिएक्शन क्या होता है उनका? कुछ मदर्स जो पेन बियर नहीं कर पाते उनके लिए तो बहुत अच्छा लगता है उनको कि हाँ हाँ कर दो। जो मदर्स बिल्कुल मोटिवेटेड होते हैं नॉर्मल के लिए, उनके लिए वो एक सेटबैक होता है, और वो उस चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और कई बार उनको नेगेटिविटी फीलिंग ऐसी आती है। उनके माइंडसेट में डिफरेंसेस जो होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं क्या आपके प्रोसीजर को? हाँ, बिल्कुल करते हैं। एक मदर जो मोटिवेटेड है, पॉजिटिव है, हैप्पी है, सारी चीज़ों को समझ के सर्जरी को फेस कर रही है, तो उनकी रिकवरी, उनका सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव होता है। वहीं अगर माँ बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, एंशियस है, नेगेटिविटी है, तो हर स्टेप में दिक्कतें आती हैं। तो काउंसलिंग वहाँ बहुत ज़रूरी, कि हम उसको और उनके घर वालों को किस प्रकार से मोटिवेट कर किए हैं, उनको समझाए हैं, इंडिकेशन का इम्पोर्टेंस बताए हैं कि क्यों इसमें हमको करना ज़रूरी, और नहीं करेंगे तो क्या इसकी दिक्कतें, तो मोस्टली पेशेंट्स फिर समझ जाते हैं। मैम, सी सेक्शन को लेके लोगों को सिर्फ डर रहता है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे ताकि वो उस चीज़ के लिए रेडी हो जाएं? जब भी ये डिसीजन होता है, पेशेंट काउंसलिंग और घर के लोगों की काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उनको उस कंडीशन जिसके कारण सिजेरियन किया जा रहा है उसके बारे में डिटेल जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स, मतलब अगर हम इन स्पाइट ऑफ एब्सोल्यूट इंडिकेशन अगर हम नॉर्मल ट्रायल करेंगे तो उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ये सारी चीज़ें बताना पड़ता है। इवन उनका इसमें कंसेंट लेना पड़ता है, सारे कॉम्प्लिकेशंस उनको समझाना पड़ता है। तो मोस्टली रिपीटेड काउंसलिंग के बाद चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ जाती हैं।
प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती हैं वो ऑपरेशन थिएटर में सबसे ज्यादा किस बात से डरती हैं? ऑपरेशन थिएटर की एंट्री जो है वो बहुत डरावना लगता है पेशेंट को। एकदम ट्रॉली पे लेटे हुए एंट्री हो रही है, चारों तरफ बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं, इधर मॉनिटर है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, बहुत सारी मशीन्स हैं और चारों तरफ मोस्टली एकदम क्वाइट एनवायरनमेंट होता है, बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट कुछ नहीं होता है, सब अपने अपने काम पे लगे रहते हैं। तो इनिशियल वो जो एंट्री है वो कोई भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा डरावना होता है, पर हम उसको थोड़ा सा इजी वे में कर लेते हैं, पेशेंट से बात करके उसको समझा के और उसको एक इस टाइप का फीलिंग करवाते हैं कि नहीं कोई डर वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बेहोशी वाले खड़े हैं, ये स्टाफ खड़े हैं, सब हम लोग आप ही के लिए और आपके बेबी के लिए खड़े हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आने देंगे। तो वो एश्योरेंस के बाद पेशेंट काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स बहुत इनिशियल थोड़ा सा एंजाइटी रहती है, पर उसके बाद दे फील वेरी रिलैक्स और सर्जरी के बीच में जब बेबी को लाया जाता है उसके बाद तो वो काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं और दे डू वेरी वेल। बात करते हैं हम लोग। स्पाइनल एनेस्थीसिया में यूजुअली पेशेंट खुद अपने बात कर सकती है, बोल सकती है, बच्चे को देख रही है, तो एक अलग ही माहौल, खुशी का माहौल बन जाता है। जैसे आपने बोला कि जो एनेस्थीसिया देते हैं स्पाइनल वाला, उसमें माँ होश में रहती है, मतलब बात करती है, देख रही है, तो कहीं ना कहीं ये रीजन होता है क्या कि मदर ज्यादा डरे हुए होते हैं, मतलब पेशेंट ज्यादा डरे हुए होते हैं? नहीं, कई पेशेंट बोलते हैं कि मुझे सुला दो, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं समझना, मेरे को तो डर लग रहा है, अब तो मेरे को पूरा फुल एनेस्थीसिया दे दो। तब हमको समझाना पड़ता है कि फुल एनेस्थीसिया अगर दिया जाता है तो उसका असर बेबी पे भी आता है, बेबी को भी वो एनेस्थेटिक मेडिसिन जा सकता है। तो बेटर ये रहता है कि अगर हम स्पाइनल में कर रहे हैं जिसमें लोअर पोर्शन एनेस्थीसिया दिया हुआ है, आप जाग रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू काउंसिल योर पेशेंट। आप किस तरह से उनको कन्विंस करते हो कि ये इस चीज को लेके आप वरी ना करें, ये आपके फायदे के लिए किया जा रहा है और आपके बच्चे के फायदे के लिए किया जा रहा है। हम ऐसा कोई एग्जांपल है जो जहाँ पे कोई मदर मानी ही नहीं है कि नहीं मुझे तो सुला ही दो? हाँ, उसमें कुछ पेशेंट्स रहते हैं वो बहुत ओवर एंशियस और बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, वहाँ इवन स्पाइनल लगाना एक टास्क हो जाता है। 2 जने 3 जने पकड़ के रखे हैं, समझा रहे हैं, वो बिल्कुल कोऑपरेट कर ही नहीं रहे हैं, किसी भी हालत में सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे ओकेजनली ऐसे पेशेंट्स आते हैं और वैसे केस में हमारा ये टारगेट रहता है कि द मोमेंट बेबी इज आउट, मोस्टली ऐसे पेशेंट्स को हम सीडेट कर देते हैं, मतलब उनको सुला देते हैं, अदरवाइज वो बिल्कुल एक्सेप्ट करते ही नहीं है चीज़ों को। तो ये बहुत रेयर ओकेजन है, मोस्टली मदर्स बेबी को मिलते हैं, उनको फीड कराया जाता है, स्किन कांटेक्ट किया जाता है, उसके बाद ही फिर हम बेबी मदर को सेडेशन या कुछ देते हैं, सोने के लिए कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं। मैम, बेबी बर्थ का जो मोमेंट होता है वो नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी में कितना डिफरेंट होता है? नहीं, पूरा ही डिफरेंट होता है। नॉर्मल डिलीवरी में, वेजाइनल डिलीवरी में मदर खुद अपने एफर्ट से वो बेबी को पुश करके और डिलीवरी नेचुरल पैसेज से होता है। सिजेरियन में एब्डोमेन ओपन करके, यूट्रस ओपन करके डॉक्टर वो बेबी को डिलीवर कराते हैं, तो दोनों में काफ़ी फर्क होता है। सिजेरियन में एक्टिव मदर का पार्टिसिपेशन कुछ नहीं रहता है, एनेस्थेटाइज्ड रहते हैं और नेचुरल पैसेज से तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इधर से निकाला जाए। सी सेक्शन के बाद मैम 24 आवर जो रहते हैं वो पेशेंट के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? 24 आवर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उस समय उनका बीपी चेक होता है, पल्स रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ब्लीडिंग कितना हो रहा है, उनका यूरिन आउटपुट कितना है,
ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है कि उनका न्यूट्रिशन, उनका डाइट क्या होगा, साथ में उनका जो मूवमेंट्स, 4 से 6 घंटे बाद एनेस्थीसिया का इफेक्ट चला जाता है तो उनके लिम्ब मूवमेंट्स करवाते हैं। पैर, दोनों पैर हिलाना, हाथ को हिलाना, अच्छे से ब्रीदिंग लेना। थोड़ा बहुत पेन तो होता ही है, पेन किलर्स भी दिया जाता है, पर 6 आवर्स बाद हम ओरल इंटेक भी चालू कर देते हैं। पानी, लिक्विड्स वगैरह पेशेंट को देना चालू कर देते हैं। तो फर्स्ट 24 आवर्स में बीपी में चेंजेस आ सकता है, एकदम कम हो सकता है, एकदम शूट हो सकता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकता है, पल्स रेट में कोई एबनॉर्मलिटी आ रही, या पेशेंट सांस नहीं ले पा रही है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं, जहाँ एक्सेसिव ब्लीडिंग अनकंट्रोल्ड, जहाँ रुक ही नहीं रहा है, ऐसा हो सकता है। जहाँ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, अगर माँ एक ही जगह में एक ही जैसे बहुत समय तक बिना हिले डुले लेटी है, आफ्टर अ मेजर सर्जरी द इंसिडेंस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज वेरी हाई। इसलिए वाटर इनटेक, लिक्विड इनटेक एंड मूवमेंट्स, ताकि ब्लड फ्लो प्रॉपर होता रहे, बहुत ज़रूरी है। तो कई पेशेंट हिलते ही नहीं है बिल्कुल, तो वो गलत है। फैमिली वाले बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, पर जो कहा जाता है कि पेशेंट आया ऑपरेट होके, तो उसमें उनको बोलते हैं कि आप ज़्यादा बोलो मत, अगर हवा जाएगी तो आप मोटे हो जाओगे। क्यों बोलते हैं ये चीज़? नहीं, ऐसा बोलने के लिए कोई मना नहीं है और ना ही इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम है। कई पेशेंट को इवन घर के लोग पानी पीने के लिए मना कर देते हैं कि पेट बड़ा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। नेचुरल वे में डिलीवरी के बाद एब्डोमेन बहुत लैक्स रहता है, बहुत लूज रहता है, उसके कारण पेट ऐसे ही बड़ा रहता है। पर विथ टाइम, विथ रिकवरी, एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रोटीन इंटेक, धीरे धीरे वो मसल्स वगैरह सब कुछ अपने प्री प्रेगनेंसी स्टेज में एक्सरसाइज वगैरह करके आ जाता है फिर से। पर पानी एकदम एडिक्वेटली पीना बहुत ज़रूरी है और मदर अच्छे से बात कर सकती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैम, सबसे पहली जो चीज़ होती है सी सेक्शन के बाद में मदर जो नोटिस करती है वो क्या होती है? सीजर के बाद कुछ समय तक जो लोअर लिप्स हैं, जो नीचे के का हिस्सा है, वो सून रहता है। तो इनिशियल टाइम में एक अजीब सी फीलिंग रहती है, पेशेंट को ऐसा लगता है नीचे का हिस्सा है ही नहीं। तो कई पेशेंट बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, अजीब फीलिंग आती है। पर जैसे ही एनेस्थीसिया इफेक्ट चला जाता है, जो चीज़ उनको 24-48 घंटे उनको दिक्कत देती है वो है पेन। उनका एक ही कंप्लेंट रहता है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो पेन मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और पेन मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ एपिड्यूरल पेन किलर्स दिया जाता है, कुछ इंजेक्टेबल दिया जाता है, कुछ मोशन के रास्ते रखा जाता है, कुछ ओरल दिया जाता है। कई सारे आजकल बहुत एडवांस्ड चीज़ें आ गई हैं जिससे कि पेन फ्री कर देते हैं बिल्कुल। और इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि मदर थोड़ा पेन को बियर करें और मूवमेंट्स भी करें, और साथ में बेबी का फीडिंग वो भी टाइमली चालू कर लें। मैम, पेन मैनेजमेंट और मूवमेंट रिकवरी, इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाएं? वही बता रही थी मैं कि थोड़ा बहुत पेन बियर करें, थोड़ा सा हिम्मत करें। उनको ये भी डर रहता है कि हिलूंगी तो क्या पता टांके ना टूट जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉपर सपोर्ट रहता है। आपका मूवमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा कोशिश करके जो हॉस्पिटल स्टाफ होते हैं वो भी हेल्प करते हैं, घर के लोग भी हेल्प करें ताकि वो पैर मोड़ लें, थोड़ा करवट कर लें। मूवमेंट्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मूवमेंट नहीं करेंगे, जैसे कई जगह मैंने देखा है, कई पेशेंट में घर के लोग बिल्कुल पैर पकड़ के बैठे रहते हैं कि हिलना नहीं, तो वो उनके लिए बहुत खराब कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं। तो मूवमेंट्स, हल्का पेन इनिशियल फेज में होगा, पर धीरे धीरे मूवमेंट करते करते चीज़ें मैनेजेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 100% वो पेशेंट को अपने को चलाना ही है। वो बैठ गई,
फिर पैर लटका के बैठी थोड़ी देर और फिर खड़ी हुई एंड देन शी इज वॉकिंग। तो वॉक करना बहुत अच्छा साइन है। और उसके बाद पूरा बॉडी का सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, इससे हीलिंग प्रोसेस भी बहुत फास्ट हो जाता है। मैम, जब मदर खुद रिकवर कर रही होती है और बेबी भी केयर डिमांड करता है तो वो फेज इमोशनली कैसा होता है? शुरू के 15-20 दिन बहुत चैलेंजिंग है माँ के लिए, क्योंकि माँ खुद एक सर्जरी हो चुका है, तो पेन है, उसका मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड है। बेबी का डिमांड है कि फीडिंग कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। इनिशियल टाइम में अगर माँ ने फीड नहीं कराया तो वो बेबी बाद में फीड नहीं लेगा, वो फिर टॉप फीड में चला जाएगा, जो कि बहुत खराब है बेबी के लिए, मदर के लिए भी। वो बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए माँ को जितना जल्दी वो फीड कराएं उतना अच्छा है। तो माँ के लिए एक तो वो पेन को बियर करना, उसके साथ बैठना, बार बार बेबी को लेना, नया जो बेबी है उसको फीडिंग सिखाना पड़ता है, वो एकदम से फीड नहीं कर पाता है। और जो मदर, नई मदर है, वो भी नहीं समझ में आता उसको कि किस प्रकार में बैठे कंफर्टेबली, किस प्रकार से बेबी को उठाए, किस प्रकार से उसको फीड कराए। तो इस प्रोसेस में कम से कम 10-15 दिन का टाइम लग जाता है। और रात भर भी बैठना है, जब भी बेबी क्राई करे तब उठना है, बेबी को टाइम देना है। तो ये सारी चीजें मिला के एक इमोशनल बहुत दिक्कत वाला टाइम हो जाता है। इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है, एंजाइटी भी बहुत, फियर भी बहुत कि बेबी को कुछ हो ना जाए, उसको तकलीफ ना हो जाए, उसको दिक्कत ना हो जाए। इसके साथ अगर टांकों में कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो रहा, ब्रेस्ट में कई बार प्रॉपर अगर फीड नहीं हुआ है तो ब्रेस्ट में मिल्क जमा हो सकता है, इवन एब्सेस मतलब पस पड़ सकता है, कई बार ऑपरेट तक करना पड़ता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो फर्स्ट 15 to 20 डेज लग जाते हैं मदर और बेबी का बॉन्डिंग और एक तालमेल बैठाने में कि बेबी भी समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसे फीड लेना है, माँ भी एकदम कंफर्टेबल हो गई है। पर डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग टाइम होता है, घर वालों का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। मैम, इसमें हस्बैंड का रोल कितना होता है? हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल होता है, वो हमेशा साथ में रहें, इमोशनल सपोर्ट दें, बेबी फीडिंग कराते समय हेल्प करें, मदर का न्यूट्रिशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं उस बारे में ध्यान रखें। और इन चीज़ों के साथ चीज़ें बहुत हेल्पफुल हो जाता है। मैम, मदर्स डिलीवरी के बाद में सबसे कम किस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहती हैं? सबसे कम प्रिपेयर रहती हैं वुंड इन्फेक्शन के लिए। अगर उनका स्टिच इन्फेक्टेड हो गया, उसमें से पानी आने लगा, पस आने लगा, तो उस चीज़ के लिए वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं रहती है और उनका एक्सेप्टेंस भी ज़ीरो रहता है। मतलब उनको सबसे खराब लगता है अगर उनके टाँके पकते हैं, तो वो एक बहुत सेटबैक जैसे समझते हैं उस चीज़ को। पर कई बार पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा ओबीज है, बहुत मोटी पेशेंट है जिसका एब्डोमिनल फैट बहुत ज़्यादा है, कुछ मरीजों में जैसे इन्फेक्शन की टेंडेंसी होती है, उनकी हीलिंग बहुत पुअर होता है, डायबिटिक्स हैं या कुछ नेचुरली हीलिंग पुअर वाले पेशेंट होते हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत डिस्चार्ज आ सकता है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन का डर रहता है, पर वो प्रॉपरली मैनेज भी हो जाता है। उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक नहीं लेना चाहिए और उसके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी नहीं होना चाहिए। एक नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस है, डॉक्टर्स देखते हैं, उसको प्रॉपरली मैनेज भी कर देते हैं। हो सकता है 1-2 ड्रेसिंग करना पड़े, पर उसको पॉजिटिवली ही लेना चाहिए। जैसे मदर्स की फिजिकल रिकवरी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वैसे ही इमोशनल रिकवरी भी कितनी इम्पोर्टेंट होती है? इमोशनल चेंजेस थ्रू आउट प्रेगनेंसी मदर को फेस करना पड़ता है और एक एक्साइटमेंट के साथ बेबी डिलीवरी होते से काफ़ी खुशी और ये सारी
चीज़ें होती हैं, पर साथ ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती है। बेबी का केयर, बेबी का वेलबींग बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है, साथ में अपना फिजिकल रिकवरी। तो इन चीज़ों को फेस करते करते मदर के दिमाग में कई बार एंजाइटी, फियर और काफ़ी सारे दिक्कतें इमोशनली भी आ सकती है। और उस चीज़ को माँ कैसे फेस करेगी, उस समय पार्टनर का सपोर्ट, फैमिली वालों का सपोर्ट और कई बार इवन प्रोफेशनल हेल्प भी लग सकता है। मैम, पोस्टपार्टम ब्लूज और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? जो इमोशनल चेंजेस आते हैं डिलीवरी के बाद, उसमें पोस्टपार्टम ब्लूज बहुत कॉमन है। वो करीब समझ लो 70-80% में देखा जा सकता है, जिसमें माँ थोड़ी एंग्शियस है, स्लीप डिप्राइव्ड है, ठीक से सो नहीं पा रही हैं, पर एक्सट्रीम चीज़ें नहीं हो रहा है। मदर अपने आप को मैनेज कर रही हैं, बेबी को भी केयर कर रही हैं, बेबी के साथ अटैचमेंट भी प्रॉपर है, छोटे मोटे इस टाइप के सिम्टम्स हैं, कभी थोड़ा बहुत रोना आ रहा है, डिप्रेस्ड लग रही हैं, पर ये कुछ दिनों में अपने आप रिकवर हो जाता है और माँ बिल्कुल अपने नॉर्मल इमोशनल स्टेटस पे आ जाती है, और ये बहुत कॉमन है। बट पोस्टपार्टम डिप्रेशन कैन हैपन एंड इट इज़ क्वाइट अ सीवियर कंडीशन, जिसमें मदर बिल्कुल अपने आप को विथड्रॉ करके रखती है, नींद आ नहीं रही है, सबसे बात करना बंद, अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, इवन बेबी से डिटैच्ड हो जाती हैं, कई बार सेल्फ हार्म या सुइसाइडल टेंडेंसीज आ सकते हैं, और ये पेशेंट्स को बहुत सीरियसली मैनेज करना पड़ता है और इनको कई बार मेडिकेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ अ वेरी सीरियस मेडिकल कंडीशन ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड and it requires handling with proper expertise and care. मैम, पोस्टपार्टम पीरियड में लोग बेबी की रिकवरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पर मदर्स की रिकवरी को कितनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए? सभी का ध्यान इंक्लूडिंग मदर का ध्यान पूरा बेबी पे होता है पोस्टपार्टम पीरियड में, पर हेल्दी मदर बहुत इम्पॉर्टेंट है हेल्दी बेबी के लिए। तो मदर का फिजिकल रिकवरी, इमोशनल रिकवरी, मेंटल स्टेट प्रॉपर होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कई बार मदर्स भी इतना ज़्यादा बेबी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो मदर का पूरा फिजिकल वेलबींग और रिकवरी का इम्पोर्टेंस घर वालों को भी समझना पड़ेगा और मदर को खुद समझना पड़ेगा। मैम, आपको क्या लगता है कि फैमिली पोस्टपार्टम रिकवरी वाली मदर्स को क्या सपोर्ट दे सकती है? पोस्टपार्टम पीरियड में मदर की खुद की रिकवरी में वो हेल्प कर सकते हैं, बेबी को लेके उनको शेयर करके फीडिंग के टाइम हेल्प कर सकते हैं, रात के टाइम जब बेबी बार बार उठ रहा है तो उस समय शेयरिंग करके उसको हेल्प कर सकते हैं, उनका न्यूट्रिशन प्रॉपरली मैनेज हो रहा है कि नहीं उस पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। थोड़ा सा स्लीप पार्ट पे शेयरिंग अगर हो जाए कि कुछ देर माँ सो लें, उस समय बेबी को कोई मैनेज कर लें, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। माँ अकेले अगर दिन रात मैनेज कर रही है बेबी को तो वो थकाने वाला काम हो जाता है, थक जाती हैं, और इससे मिल्क प्रोडक्शन में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मदर अगर हैप्पी है, रिलैक्स्ड है, अच्छे से नींद ले रखी है तो फीडिंग भी बहुत अच्छा होता है, मिल्क सिक्रेशन एडिक्वेट होता है, प्रॉपर होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मदर ठीक से खा नहीं रही हैं, सो नहीं रही हैं, तो मिल्क प्रोडक्शन एकदम से कम हो जाता है। तो ये इंटर रिलेटेड है। मैम, न्यू मदर्स को किस चीज़ की हेल्प मांगने में हेजिटेशन नहीं करना चाहिए? न्यू मदर्स को सबसे पहले अगर उनको कोई इमोशनल या
साइकोलॉजिकल सेटबैक लग रहा है, उनको लग रहा है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो एक अलार्मिंग साइन है। उनको ऐसा लग रहा है कि किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, ना खाने की इच्छा हो रही, ना नींद आ रही है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है। दोज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो वो अर्ली फेज में ही टेकन केयर हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो एक सीवियर प्रॉब्लम को डिनोट करता है। इसलिए मदर्स को अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो इमीडिएटली उसको घर वालों के साथ डिस्कस करें, डॉक्टर का हेल्प ले लें। इसके अलावा अगर कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है जो कि फाउल स्मेल है, या कोई फीवर आ रहा है, या कुछ मतलब एबनॉर्मल पेन हो रहा है, स्टिचेस में दिक्कत लग रहा है, तो उन चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए। उसको इमीडिएटली बात करके उसका सॉल्यूशन लेना चाहिए, बिकॉज इट कैन बी सिम्टम ऑफ पुएर्पेरल इन्फेक्शन, जो कि कई बार बहुत मदर्स को सेप्टिसीमिया, इवन मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, और सेप्टिसीमिया में कई मदर्स का इवन डेथ हो सकता है। तो इसको इतना सीरियसली लेना चाहिए। कोई भी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, अगर कोई डिस्चार्ज हो रहा है वेजाइनली जिसमें कि स्मेल अच्छा नहीं है, या एक्सेस हो रहा है, या पस टाइप का आ रहा है, तो वो बहुत ही डरावना साइन है। पेट में दर्द ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, सांस लेने में कभी दिक्कत लग रही है, या बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, ये सब अलार्मिंग साइंस, डर वाले साइंस हैं। इसके बारे में इमीडिएटली डिस्कस करना चाहिए। मैम, स्लीप डेप्रिवेशन पोस्टपार्टम रिकवरी को कितना इफेक्ट करता है? जैसे मैंने बताया कि स्लीप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिकल रिकवरी, इमोशनल एंड मेंटल रिकवरी। एडिक्वेटली स्लीप हो जाने के बाद जो हार्मोन लेवल्स हैं, उसकी जो रिकवरी है फेज, लैक्टेशन जो है, मिल्क प्रोडक्शन है, ये सब चीज़ों में हेल्प हो जाता है। और जो एग्जॉशन होता है, जो थकान होती है, वो भी कम हो जाता है, तो रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। पर कई बार बच्चा अगर कम वेट का है, कम दिन का बच्चा है, प्री मैच्योर है, तो एक्स्ट्रा केयर लेना पड़ता है, और कई केसेस में मदर्स को एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है, बहुत लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है, रात रात जागना पड़ता है, और वो मदर के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, रिकवरी स्लो हो जाता है। मैम, किन केसेस में रिकवरी में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं? कुछ केसेस में जहाँ बहुत ही छोटी फैमिली है, वहाँ जो हाउस होल्ड वर्क है करने के लिए कोई नहीं है, ऐसे रेयर केसेस में ही होते हैं जहाँ मोस्ट ऑफ द वर्क जो है फीमेल जो है वो ही खुद ही करती हैं, और कई बार हेल्प करने वाले कोई नहीं है। तो वो अगर एकदम इनिशियल डेज में ही बहुत भारी काम, जैसे वजन उठाना, बाल्टी उठाना, और हेवी वर्क और ये सब करने लगती हैं, तो एक दो पेशेंट में हमने देखा है कि उनके टांकों में काफ़ी प्रॉब्लम आए। और रेयर केस में, आज से कम 25-26 साल पहले की बात है, एक पेशेंट को रीसुचरिंग करना पड़ा, वापस से टांके लगाने पड़े, क्योंकि उन्होंने अपना किचन का पूरा काम, भारी पानी का बर्तन उठाना, नीचे करना, बाल्टी उठाना, सभी चीज़ें वो चालू कर दिए थे, और उनको ये दिक्कत आई थी। पर मोस्टली ये सब चीज़ें भारी काम अवॉइड करना चाहिए, पर अपना डे टू डे जो वर्क है वो ज़रूर से करना चाहिए। अपना खुद का काम खुद से करना चाहिए। जितना जल्दी आप उठेंगे, चलेंगे, छोटा मोटा काम अपना करते रहेंगे, मोबिलाइज होंगे, मेंटल आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी, ब्लड फ्लो होगा, छोटा मोटा एक्सरसाइज चालू करेंगे, थोड़ा थोड़ा वॉक चालू करेंगे, तो उससे आपकी रिकवरी
अच्छी होगी, बजाय कि आप बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे रह रहे हैं, उठ भी नहीं रहे हैं, हिल भी नहीं रहे हैं, और फिर उसमें आपको दिक्कत ज़्यादा आएगी। मैम, स्कार हीलिंग से ज्यादा कौन सा एस्पेक्ट इतना इम्पोर्टेंट होता है रिकवरी में? स्कार हीलिंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एक्सटर्नली अपने को स्किन दिख रहा है, पर स्किन के नीचे मल्टीपल लेयर्स होते हैं, और यूट्रस के लेयर्स, यूट्रस की जो हीलिंग है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अदरवाइज वो एक एब्डोमेन के अंदर का ऑर्गन है, अगर वो पूरी तरह से हील नहीं हुआ, इन्फेक्शन बना रहा, तो वो मदर के लिए डेंजर हो जाता है, और अगली प्रेगनेंसी में वो काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। इसलिए ऊपर का स्कार जैसे जितना इम्पोर्टेंट है, इंटरनल हीलिंग भी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम, इंटरनल ऑर्गन्स को हील होने में कितना टाइम लगता है? करीब 6 से 12 हफ्ते लगते हैं। 12 वीक्स के बाद काफ़ी कुछ हीलिंग कंप्लीट हो जाता है। यूट्रस जो कि बड़ा था धीरे धीरे अपने साइज पे आ जाता है, बाकी मदर के बॉडी में भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, और बैक टू प्रीवियस शेप साइज उसमें आ जाती हैं। मैम, मदर्स को नॉर्मल वर्क करने में, मतलब जो भारी सामान और ये सारा वर्क करने में कितना टाइम लगता है? 3 मंथ्स का टाइम एक रीजनेबल समय होता है, जिस दौरान बहुत हेवी लोड्स और ये सब अवॉइड ही करना चाहिए, पर अपना जो रूटीन डे टू डे वर्क है, जैसे कि खाना बनाना, जैसे कि झाड़ू लगाना, या थोड़ा बहुत चलते फिरते कोई काम करना, अरेंज करना, ये सब चीज़ें कर सकती हैं। छोटा मोटा बाहर जाना, थोड़ा ड्राइव करना, ये सब कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैम, अगर आप न्यू मदर्स को पोस्टपार्टम पीरियड के लिए कोई मैसेज देना चाहे तो वो क्या होगा? न्यू मदर्स के लिए बेबी को मैनेज करना एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है, और उसके लिए मदर्स कई बार बहुत एंग्शियस होती हैं, बहुत डिप्रेस्ड होती हैं, उनको रोना आता है, तो उस समय उस चीज़ को वो धीरज के साथ, पेशेंस के साथ फेस करें। ये मदरहुड है, ये सबको हासिल नहीं होता है, तो ये बहुत खुशी की बात है। थोड़ा समय दें, 10 से 15 दिन में चीज़ें बिल्कुल लाइन अप हो जाता है, बेबी भी यूज्ड टू हो जाता है, और बाद में सब चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाता है, और बेबी को लेके ओवर एंशियस और बहुत ज़्यादा डरे नहीं, तो आपका जो पोस्टपार्टम पीरियड आराम से निकल जाए। मैम, क्या सी सेक्शन के बाद में वेट कंट्रोल कर सकते हैं? वेट मेंटेन करना सीजर के बाद हो या नॉर्मल डिलीवरी के बाद हो, एक हर मदर का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी हो गई, सीजर हो गया, मोस्टली मदर्स ये सोचते हैं कि अब तो बहुत मोटे हो जाएंगे, पर प्रैक्टिकली ये सच नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है 2 चीज़ पे, एक आपका न्यूट्रिशन, आप क्या खा रहे हैं और किस प्रकार से खा रहे हैं, कितनी कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, और सेकेंडली आपकी फिजिकल एक्टिविटी, उससे आप बर्न कितना कर। तो एक तो मदर को इवन आज ऑपरेशन हुआ तो कल से ही मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो मोबिलाइज होएं, वॉक करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, अपर लिम्स की एक्सरसाइज शुरू से करें, थोड़े से बैक के एक्सरसाइज करें, और जब वो थोड़ा मोबिलिटी अच्छी आ जाए तो चेयर पे बैठ के पैरों के एक्सरसाइज वगैरह चालू करें, और कुछ समय बाद वो थोड़ा सा लंबा वॉक भी चालू कर सकते हैं। हीलिंग अगर प्रॉपर है तो इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। साथ में उनका जो खाने का जो भी वो डाइट में ले रहे हैं, स्पेशली उसमें शुगर एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में घी वगैरह नहीं आना चाहिए। इन चीज़ों से अननेसेसरी वेट गेन मदर को होगा, और क्योंकि अभी वो बहुत कैलोरी बर्न नहीं कर सकती हैं क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी रेस्ट्रिक्टेड है, तो अगर वो बैठी हैं
हिल भी नहीं रही हैं, काम भी नहीं कर रही हैं और ऊपर से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इंटेक कर रही हैं, तो डेफिनेटली वो मदर का वेट गेन, बॉडी में फैट गेन, ये सब हो ही जाएगा। मैम सी सेक्शन के बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी क्या होती है? सीजर के बाद सभी को लगता है कि बहुत खतरनाक वेट गेन हो जाएगा, पर जो अपना न्यूट्रिशन मेंटेन कर रहे हैं और एक्टिविटी भी साथ में कर रहे हैं, उनका वेट गेन नहीं होगा, वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहेंगे। मैम गूगल पे सर्च करके मदर सबसे ज्यादा किस चीज की टेंशन ले लेती है? सीजर के दौरान जो उनका ओटी का एक्सपीरियंस है, उसके बाद जब थोड़ा सा एनेस्थीसिया से रिकवर होती हैं और पेन एक्सपीरियंस करती हैं, तो वो पेन को लेके उनको सबसे ज़्यादा एंजाइटी और उसी का सर्च भी करती हैं बहुत ज़्यादा कि पेन कितना होता है, कब तक होता है और कैसे उसका रिलीफ मिल सकता है, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा वरीड रहती हैं। मैम सर्जरी के बाद सबसे ज्यादा कॉमन सवाल क्या पूछा जाता है? सर्जरी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो उनके दिमाग में आ जाता है कि हमको खाने को कब मिलेगा। मैम फिर कब से खाना खा सकते हैं? मोस्टली 6 आवर्स बाद लिक्विड्स अलाउ किया जाता है। अगर मदर को बहुत ज़्यादा कोई नौशिया या वॉमिटिंग ये सब के सिम्टम्स नहीं है तो 6 घंटे बाद वो लिक्विड से चालू कर देते हैं और ग्रेजुअली अगर वो टॉलरेट करते हैं तो फिर उनको फ्रूट्स वगैरह, फिर धीरे धीरे सॉफ्ट डाइट पे लाते हैं, जैसे कि दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, फ्रूट्स हैं, जूस हैं, नारियल पानी, सभी चीज़ें सेम डे ही दिया जाता है। मैम डिलीवरी के बाद में मदर्स में ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिसके बारे में वो बात करने से हिचकिचाती है? कई मदर्स को डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट में बहुत सीवियर पेन होता है और अगर मिल्क सिक्रेशन प्रॉपर नहीं है या फीडिंग प्रॉपर नहीं है तो मिल्क एक्यूमुलेशन होता है, मतलब जो मिल्क है वो प्रॉपरली निकलता नहीं है, तो इसके कारण उनको पेन और हेवीनेस बहुत सीवियर होता है और कई बार इन चीज़ों को वो बताते नहीं हैं और कई बार इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि पस एक्यूमुलेशन और ये। तो अगर उनको इस टाइप का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उस बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। इसलिए जब भी हम राउंड्स पे जाते हैं, ऐसे मदर्स का सिर्फ एब्डोमेन नहीं, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हर मदर का पोस्टनेटल पीरियड में, पोस्टपार्टम पीरियड में ब्रेस्ट चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैम रिकवरी के दौरान सबसे ज़्यादा अंडररेटेड सपोर्ट पर्सन कौन होता है? मेरे हिसाब से हस्बैंड्स होते हैं। ये ऐसा नहीं कि वो चाहते हैं, कई बार उनको अलाउ ही नहीं किया जाता है कि हर चीज़ में वो इन्वॉल्व रहें, पर एज ए डॉक्टर मुझे लगता है हस्बैंड्स अगर फुल्ली इन्वॉल्व रहते हैं तो मदर के लिए वो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट हो जाता है हर तरह से और एक फीलिंग ऑफ शेयरिंग हो जाता है कि बेबी के अराइवल, ग्रोथ सभी में हस्बैंड का और पार्टनर का इक्वल पार्टिसिपेशन हो रहा है। पर जैसे हमारे इंडियन फैमिलीज हैं, वहाँ बड़े लोग आगे रहते हैं, मदर इन लॉ, बाकी लोग जो हैं लेडीज़, वो लोग ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो नेचुरली हस्बैंड्स कई बार चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पर उनको ज़्यादा इन्वॉल्व करने से मुझे लगता है सिचुएशन और बेटर हो सकता है। मैम डिलीवरी के बाद मदरहुड को 3 वर्ड में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? 3 words for motherhood would be happiness, fulfillment and immense responsibility. सी सेक्शन डिलीवरी का इजी वे आउट है? नहीं, सीजर एक मेजर ऑपरेशन है
ये इजी वे आउट बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक बनती कोशिश नॉर्मल डिलीवरी, वजाइनल डिलीवरी ही ऑप्ट होना चाहिए हर केस में, अनलेस देयर इज अ कंपल्शन, मजबूरी के बिना उसके सीजर के संभव ही नहीं है, तभी इसको ऑप्ट करना चाहिए। मैम दूसरा मिथ बहुत है इंटरनेट में कि अगर पहली डिलीवरी सी सेक्शन हुई है तो सेकंड डिलीवरी भी सी सेक्शन होगी। एब्सोल्यूट इंडिकेशंस जहाँ और कोई रास्ता नहीं है, जैसे जगह छोटी है, प्लेसेंटा प्रीविया है, इन चीज़ों में बच्चा आड़ा है, तो वहाँ सिजेरियन पहला भी हो दूसरा भी हो करना ही पड़ेगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर जगह ठीक है, बेबी अपने पोजीशन पे है, एवरेज वेट है, वहाँ पे पहले सीजर के बाद भी सेकेंड टाइम नॉर्मल के लिए ट्राई किया जा सकता है। मैम डिलीवरी के बाद कई दिनों तक मदर्स को रेस्ट करना चाहिए। फुल बेड रेस्ट बिल्कुल हम लोग रेकमेंड नहीं करते हैं। मदर जितना जल्दी मोबिलाइज होती हैं उतना उनके लिए बेनिफिशियल है। छोटे मोटे एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वॉक, ये सब चीजें जितना जल्दी चालू होगा उतनी अच्छी रिकवरी होगी। मैम सी सेक्शन के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत होती है? कोई भी डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग में इनिशियली थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। मदर और बेबी के जो कोऑर्डिनेशन है, बॉन्डिंग है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। बेबी को भी सीखने में और मदर को भी उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने में टाइम लग सकता है। पर सिजेरियन के बाद थोड़ा सा टाँकों के कारण, बैठने उठने में, इन चीज़ों के कारण थोड़ी डिफिकल्टी ज़्यादा आती है। मैम एक मिथ ये है कि जितना बड़ा स्कार उतनी स्लो रिकवरी। स्कार आजकल हर डॉक्टर कोशिश करते हैं कि मिनिमम स्कार दिया जाए, मिनिमम इंसिजन दिया जाए। जो टाँके, जो जगह हम ओपन करते हैं वो कुछ डिपेंड करता है कि बेबी का साइज कैसा है उसके ऊपर। अगर बहुत बड़ा हेड है बेबी का तो नेचुरली थोड़ा सा जो कट है उसको थोड़ा बढ़ा के देना पड़ता है। वैसे ही अगर बहुत छोटा है बेबी तो वहाँ थोड़े छोटे जगह से भी निकाल सकते हैं, पर फिर भी एक स्टैंडर्ड कट लगाना ही पड़ता है। और डेफिनेटली अगर बहुत बड़ा इंसिजन हो रहा है तो थोड़ा रिकवरी में टाइम लगता है। हम टाँके भर जाने के बाद में रिकवरी पूरी हो जाती है। स्टिच आजकल मोस्टली डिसॉल्व वाले लगाते हैं जो कि स्किन के नीचे रहते हैं, ऊपर कोई भी स्टिच नहीं रहता है मोस्टली। कभी कभी निकालने वाले टाँके भी लगाए जाते हैं, पर दोनों ही केस में ऊपर की जो स्टिच है वो निकलने के बाद इंटरनल स्टिचेस की जो हीलिंग है उसमें काफी वक्त लगता है, कम से कम 2-2.5 महीने। मैम नींद की कमी मदरहुड का नॉर्मल हिस्सा है तो इसे इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, नींद की कमी कई बार मजबूरी हो जाती है बेबी के कारण, और बेबी अगर सिक है तो और ज़्यादा हो जाता है। बेबी अगर रात को बहुत ज़्यादा, इनिशियली हर बेबी शुरू के 2 से 3 महीने में रात भर जागते हैं, बहुत ज़्यादा रोना और मदर के पास रहना, ये सारी चीज़ें, तो इस समय स्लीप डिप्राइवेशन इज़ वेरी कॉमन, पर वो मदर के हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो इसलिए एक बैलेंस करना चाहिए जिसमें कि नींद भी हो जाए और बाकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी टेक केयर हो जाए। मैम अगर मदर्स हेल्प मांग रहे हैं तो क्या वो एक अच्छी मदर नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मदर को अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो 100% हेल्प मांगेगी, और वो इनिशियल स्टेज पे ही उस चीज़ को डिस्कस करें, हेल्प लें, ताकि कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड किया जा सके। हेल्दी बेबी का मतलब हेल्दी मदर भी होता है? डेफिनेटली मदर का मेंटल स्टेट, इमोशन, फिजिकल कंडीशन, मदर की जो
जेनेटिक्स सभी कुछ ट्रांसमिट होता है बेबी को। तो एक हैप्पी हेल्दी मदर से ही हम एक हैप्पी एंड हेल्दी बेबी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम, आपका इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। आज के पॉडकास्ट के साथ में हमारी पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है ट्राइमेस्टर्स की, तो आप कुछ हमारी ऑडियंस से कहना चाहेंगे? हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर तीनों कवर किए। वेजाइनल या नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी को भी कवर किए हैं। उसमें हमने कोशिश की है कि जो सिचुएशन डे टू डे मदर्स फेस करती हैं उसके बारे में जितना इंफॉर्मेशन ला सकते थे उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया है। होपफुली आप लोगों को इसके बारे में जान के कुछ हेल्प मिलेगा और फ्यूचर में हम अगला पॉडकास्ट दूरबीन ऑपरेशन के बारे में लाने वाले हैं, जिसमें हर प्रकार की जो दूरबीन ऑपरेशन गायनेकोलॉजी में डे टू डे होता रहता है वो क्यों हो रहा है, क्या उनके फायदे हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, कब वो करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या प्रेगनेंसी में कोई दूरबीन ऑपरेशन हो सकता है, क्या प्रेगनेंसी में अगर गांठ हो गई है, गठान हो गई है, तब कैसे उसको मैनेज हो सकता है, बेबी को सेफ रख के कैसे बिना बड़े कट्स के ऑपरेट किया जा सकता है, जिसमें कि मदर एकदम इमीडिएटली चलना फिरना चालू कर दें, पेशेंट बहुत जल्दी ऑफिस जाना चालू कर दें, बड़ा से बड़ा ऑपरेशन भी हो जाए और उनकी रिकवरी इतनी जल्दी हो जाए कि वो बहुत अर्ली अपना वर्क ज्वाइन कर सकें, नॉर्मल खाना पीना चालू कर सकें, ट्रैवल कर सकें। तो इन सभी चीज़ों का आंसर है लेप्रोस्कोपी, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे सारे पॉडकास्ट को देखते रहें, सब्सक्राइब करें एंड सी यू सून।